जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का एग्जाम कोच के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को इंतजार था पिट का, है ना। पिट हर साल होता है, पिट हर साल होता है, लेकिन वैकेंसी नहीं आती है ना। लेकिन अब क्या है, बच्चों को देना तो ही है। स्टूडेंट हो, जब तक स्टूडेंट लगा है तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा, परीक्षाएं भी देनी पड़ेंगी, है ना। तो पिट की भी आपको तैयारी करते रहना है और उसी क्रम में हम लोग जो पुलिस का प्रैक्टिस सेट, जीएस प्रैक्टिस सेट देखते हैं, उसकी भी तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से करना है। कैसे हो सभी लोग? बहुत बढ़िया। सभी लोग एक बार अपने नोट बुक के साथ बैठेंगे, पेन और कॉपी के साथ। कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेंगी आज जो आपको नोट करना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती, देखो जीएस पढ़ते जाएंगे और आप बढ़िया से कुछ कर सकते हैं जब आप लगातार पढ़ाई करेंगे, है ना। जब लगातार पढ़ाई करेंगे तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। आपके बोर्ड पे आ गया है पहला क्वेश्चन जीएस का। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख लो भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णित है। अगर पूछे कि राजा सुदास को किस वेद में वर्णन मिलता है, तो आप बताएंगे ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं के संघ को पराजित कर किस वंश से संबंधित है। माने इन्होंने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया। और ये जो राजा सुदास हैं, ये किस वंश से संबंध रखते हैं? राजा सुदास किस वंश से संबंध रखते हैं? सभी लोग जानते हो कि वेद होते हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहला आपका वेद जो है वो ऋग्वेद है, सबसे नया जो है वो आपका अथर्ववेद है। कोई दिक्कत नहीं। तो बात करते हैं राजा सुदास किस वंश के हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजा सुदास, है ना, राजा सुदास किस वंश के हैं? तो आप बताएंगे कौन से वंश के ये हैं, तो आप बताओगे त्रितस वंश के। त्रितस वंश कहीं ऑप्शन में है, त्रितस वंश के ये राजा थे। तो आप बताएंगे आंसर क्या होगा? आपका सी ऑप्शन सही होगा, त्रितस वंश। राजा सुदास किस वंश के थे? त्रितस वंश के शासक हुआ करते थे, ठीक, जिनका वर्णन आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन आपके समझ में बिल्कुल आया होगा, बहुत अच्छे। सभी लोग हाँ सर, पेट में भी बिल्कुल, ये पेट में उपयोगी क्वेश्चन है। पेट में जीएस का वेटेज आप जानते ही हैं, तो जितने जीएस आती है ये क्लास सबके लिए है, ठीक है। वैसे जो पर्टिकुलर है, मेन जो चीज है वो पुलिस के लिए है, क्योंकि पुलिस प्रैक्टिस सेट से हम लोग ये क्वेश्चन उठाते हैं। पुलिस प्रैक्टिस सेट से ये क्वेश्चन लिए जाते हैं जो आपके सामने आपको पढ़ाया जाता है। आशा करते होंगे आपको समझ में भी आई होगी। बहुत बच्चे कहे सर जी हमको एकदम नहीं आती है। वो 1 महीने से हमारा ये 43 प्रैक्टिस सेट, 43 नंबर 43वां प्रैक्टिस सेट है, और बच्चों ने कहा सर बहुत कुछ हमने सीखा है। बहुत बेहतर, हम तो तभी मानेंगे जब आप सफल हो जाएंगे, है ना। बहुत बढ़िया। एग्जाम कोच के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन। सभी लोग जानते हो असहयोग आंदोलन किसने चलाया? महात्मा गांधी जी ने चलाया। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? असहयोग आंदोलन चलाया गया तो इसमें यह बताया गया कि विदेशी जो वस्तुएं हैं उनको त्यागा जाएगा और जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उनको अपनाया जाएगा। ये महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया था। और लोगों ने क्या किया? विदेशी वस्तुओं को जलाने पर, माने विदेशी वस्तुओं को जलाना शुरू कर दिया था। तो इस पर महात्मा गांधी जी को लिखा था किसने? रवींद्रनाथ टैगोर ने। रवींद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। और जानते हो रवींद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति थे। एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें क्या दिया गया था? व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पूछा जाता है नोबेल पुरस्कार इनको कब दिया गया था? नोबेल पुरस्कार इनको कब दिया गया था? तो आप कहते हो 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए दिया गया था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए
इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इतना आप ध्यान रखेंगे। और रविन्द्रनाथ टैगोर को ही महात्मा गांधी जी ने गुरुदेव कहा था। क्या कहा था? गुरुदेव कहा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार लिखा गया था। महात्मा गांधी ने इनको गुरुदेव कहा था, तो महात्मा गांधी को इन्होंने क्या कहा था? महात्मा कहकर बुलाया था। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेट विमान कार्य करते हैं। जेट विमान किस पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षणता के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षणता के सिद्धांत पर, पास्कल नियम पर, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी दोस्त, सभी भाई बहन हमारे आंसर करेंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बेहतरीन। तो जेट विमान कार्य करते हैं ऊर्जा संरक्षणता के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षणता के सिद्धांत पर, या पास्कल के नियम पर, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ भाई, बहुत बेहतरीन। सभी लोगों का आंसर आ रहा है संवेग संरक्षणता के सिद्धांत पर। कई बार पेपर में पूछा गया है जेट विमान कार्य करते हैं, तो आप बताओगे संवेग संरक्षणता के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बहुत बढ़िया। एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन, है ना, एक होता है भौतिक परिवर्तन, ठीक, और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, बताओ भाई। बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ये भौतिक नहीं, आपसे रासायनिक परिवर्तन पूछा गया है। आप देखोगे पानी में शर्करा का घुलना, अगर हम बात करें पानी में शर्करा का घुलना माने पानी में चीनी का घुलना, क्या कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन है। आपसे पूछे पानी से बर्फ का बनना कैसा परिवर्तन है? पानी से बर्फ का बनना कैसा परिवर्तन है? तो आप कहोगे सर जी भौतिक परिवर्तन है। कहने का मतलब यह है कि कोई पदार्थ हो, वो दूसरी अवस्था में चेंज हो गया हो और उसके बाद उसको पुनः उसी अवस्था में लाया जाए, यह कहलाता है भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी से बर्फ का बनना। अब मान लो पानी का टेम्परेचर कम कर दिया गया तो पानी क्या हो गई? बर्फ हो गई। और बर्फ को जैसे तापमान बर्फ का बढ़ाया जाएगा वैसे फिर पुनः उसी रूप में आ जाएगी, यह कहलाता है भौतिक परिवर्तन। और ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः उसी अवस्था में न लाया जा सके, वो आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कागज का जलना, पेपर में आए कागज का जलना कैसा परिवर्तन है? तो आप कहोगे रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कागज जब जल गया तो राख हो गया, फिर उसको कागज में नहीं बदला जा सकता है, इसलिए इसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें क्या हो जाएगा? मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना क्या होगा? आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। मोमबत्ती का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। बच्चे अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। हमें तो लगता है कि सब कुछ सही है, बात समझ में आई कि नहीं? इसीलिए तो हम कहते हैं आपसे बेहतर कोई नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, बस आप पढ़ते रहो आराम से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी स्वस्थ व्यक्ति, है ना, किसी स्वस्थ व्यक्ति के रक्तचाप निम्न में से किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? किसी स्वस्थ व्यक्ति के रक्तचाप निम्न में से किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? जल्दी बताएंगे, सभी भाई बहन बताएंगे। तो मनुष्य का रक्तचाप, है ना, मनुष्य का रक्तचाप कैसे प्रदर्शित किया जाएगा? तो आप बताएंगे 120/80 मिलीमीटर पारे का। ठीक, तो ये आंसर होगा आपका 120/80। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखो 80/120 भी दिया है और 120/80, तो आंसर क्या होगा? 120/80। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है, जल्दी बताओ भाई। वह पौधा, बहुत बेहतरीन सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है। वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। आप जानते हो कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो बताओ, गैसें दोनों जरूरी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी
और ऑक्सीजन भी। तो बताओ भाई, वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है कौन सा पौधा है? तो आप बताएंगे उसका नाम क्या है? क्लोरेला है। क्या है? क्लोरेला है। इसमें प्रोटीन बहुत पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? प्रोटीन बहुत पाई जाती है। ठीक है, बहुत पाई जाती है, भारी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इसीलिए पेपर में कभी कभी आ जाए कि निम्नलिखित में से अंतरिक्ष यात्री अपने साथ कौन सा पौधा खाने के लिए ले जाते हैं? तो आप बताएंगे क्लोरेला ले जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत पाई जाती है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में आप जानते हो 1774 में इसका आविष्कार किसने किया था? तो आप बताओगे प्रीस्टले ने किया था। किसने किया था? प्रीस्टले ने किया था। और जो ऑक्सीजन है यह स्वयं नहीं जलती है। क्या? स्वयं नहीं जलती है, लेकिन जलाने में सहायक होती है। लेकिन जलाने में सहायक होती है, जलाने में सहायक होती है, कोई दिक्कत नहीं। और ये कहा किसने था? तो लेवासिए साहब ने किया था, कहा था लेवासिए या लेवाइजर ने कहा था, और इन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेहतरीन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अच्छा पूछ लेता, कांग्रेस के भारतीय, थोड़ा सा मिटा देते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो आंसर बदल जाता। प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो आप कहोगे WC बनर्जी, जिनका फुल फॉर्म है व्योमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन पेपर में आपसे पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहोगे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कोई दिक्कत नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1884 को लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? बहुत बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से सभी भाई बहन आंसर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही भाई, आवाज आ रही ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति के आदेश पर, कानून द्वारा संसद पे, या कानून माने जो संसद कानून बनाएगी, या सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना पर, या केंद्र सरकार की अधिसूचना पे? जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति आदेश, कानून द्वारा संसद का आदेश, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना पर, या केंद्र सरकार की अधिसूचना पर? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कितने लोग सही कर पाएंगे? जल्दी से बताएंगे। सभी भाई बहन आंसर देंगे तुरंत, बहुत जल्द आंसर करें सभी लोग। तो आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? आंसर आएगा सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना। सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है। बात समझ पे? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशिया का मृतक डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? एशिया का मृतक किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? जल्दी बताएंगे भाई, सभी भाई बहन आंसर करें। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ भाई। एशिया का मृतक किस घाटी का उदाहरण है? जल्दी से आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर देंगे। तो आंसर आएगा एशिया का मृतक माने डेड सी किसको कहते हैं, किसका उदाहरण है? आंसर आएगा रिफ्ट घाटी का। किसका है भाई आंसर? रिफ्ट घाटी का। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेहतरीन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? तो आप जानते हो गोरखपुर में एक चौरी चौरा नामक स्थान है। कहां है ये? गोरखपुर में। ठीक है,
कब हुई थी? तो आप बताएंगे 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को। इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजों को थाने में बंद कर दिया गया था, है ना, और उसके बाद उसमें आग लगा दी गई थी और काफी लोग जले थे। तो चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? आप बताओगे 5 फरवरी 1922 को। इस घटना से महात्मा गांधी जी काफी आहत हुए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है, जल्दी बताएंगे। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है। जल्दी से सभी दोस्त, सभी भाई बहन, सभी स्टूडेंट, मेरे दोस्त, सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है तो आप कहोगे खंड विकास अधिकारी, वीडियो जिसको बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो खंड विकास अधिकारी जो होता है वो पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहली बार कृषि संगणना, फर्स्ट एग्रीकल्चरल सेंसस कराई गई थी। पहली बार कृषि जनगणना कब हुई थी? 1949 में, 1970 में, 1978 में, 1987 में। जल्दी से सभी भाई बहन, सभी लोग आंसर करेंगे। जल्दी बताओ भाई। 1970 में, 1949 में, 1978 में, 1987 में। जल्दी बताओ भाई। पहली बार कृषि संगणना कराई गई थी तो आप देखोगे इसका आंसर जो होगा वो 1970 होगा। और 1970 से एक याद आना चाहिए, श्वेत क्रांति। पेपर में आपसे पूछा जाता है श्वेत क्रांति कब आई, तो आंसर होगा श्वेत क्रांति आपकी 1970 में चलाई गई थी। किसके द्वारा? वर्गीज कुरियन के द्वारा। उसी के बाद से हमारे देश में दूध का डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ा और दूध बहुत तेजी से उत्पादित किया गया और आज भारत जो है वो दूध के उत्पादन में पहले स्थान पे है। तो पहली बार कृषि संगणना कब हुई? 1970 में। 1949 आप देख रहे होंगे, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम से कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? बहुत बढ़िया। अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम से कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। आता है हरित क्रांति की जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो आप कहते हो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अच्छा, ये तो आपके हो गए पूरे विश्व के, है ना। अगर हम भारत में बात करें तो आप क्या कहोगे? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगर पूछे भारत में हरित क्रांति के जनक तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, और पूरे विश्व की बात करें तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जी को माना जाता है। और हरित क्रांति से सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो कहां पड़ा था? तो आप बताओगे पंजाब में, आप बताओगे हरियाणा में, और आप बताओगे उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा? तो आप बताएंगे पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जबकि अगर पूछे फसल कौन कौन सी तो आप गेहूं और धान बताएंगे। गेहूं और धान बताएंगे। इसको बढ़ावा सबसे ज्यादा मिला था। कब शुरुआत हुई थी? तो आप कहोगे 1966 में। अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम में से कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? आंसर आएगा 1966 में। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है? बहुत बढ़िया। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत
किस राज्य में है? तो आप बताएंगे सर नागालैंड में है। झूम खेती क्या होती है? मान लो कि एक स्थान है ना, मान लो एक स्थान है, उस पे क्या लगे हुए हैं? वन लगे हुए हैं। वनों की कटाई की जाती है, वनों की कटाई करके उनको मैदान बनाया जाता है और इसमें खेती तब तक की जाती है जब तक इसमें उपज रहती, माने इसमें उर्वरा शक्ति रहती है। जब इसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तो इस क्षेत्र को छोड़कर आगे किसी वन को, है ना, आगे किसी वन को धीरे धीरे काटकर मैदान कर लिया जाता है और खेत बना लिया जाता है। इसको इसीलिए क्या कहते हैं? झूम खेती बोलते हैं। इसी को स्थानांतरित खेती भी बोला जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? स्थानांतरित खेती बोलते हैं। और यह प्रचलन जो सबसे ज्यादा है वो आपके पूर्वोत्तर भारत में है, और पूर्वोत्तर भारत में भी कहां है? नागालैंड में। नागालैंड को आपको बता दें, नागालैंड से एक जानकारी याद रखो, अगर हम बात करें 2011 की जनगणना, अगर हम बात करें 2011 की जनगणना, तो यहां की जनगणना -0.6 हो गई थी, माने बढ़ोतरी में क्या कमी आ गई थी? -0.6% की कमी आई थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नागालैंड से एक और जानकारी आपको दे दें, नागालैंड से एक जानकारी बहुत बेहतरीन ये मिल जाती है कि नागालैंड के लोग मेहमान नवाजी में काले कुत्ते का मीट खिलाते हैं। मेहमान नवाजी में काले कुत्ते से सेवा की जाती है। मेहमान जो आते हैं उनको काले कुत्ता के मीट दिया जाता है। कहां? नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी सब लोग जानते हो, कोहिमा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन काप मिट्टी वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राचीन काप मिट्टी को आप प्राचीन जलोढ़ मिट्टी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्राचीन जलोढ़ मिट्टी बोल सकते हो, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी बोल सकते हो। और जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है ये आपकी क्या है? कम उपजाऊ है। क्या है? कम उपजाऊ है, या इसमें उर्वरा शक्ति क्या हो गई है? कम हो गई है। इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? तो प्राचीन काप मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। प्राचीन पुरानी या प्राचीन काप मिट्टी को बांगर के नाम से जानते हैं, जबकि नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, तो इतना ध्यान आप रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वृक्ष को आजकल कृषि में उसकी महत्ता को देखते हुए अद्भुत वृक्ष या 21वीं सदी का पेड़ कहा जाने लगा है, जिसका अमेरिकी पेटेंट रद्द किया है? माने अमेरिका ने इसको रद्द किया है। इस पेड़ के बारे में आप बताओ कौन सा ऐसा पेड़ है जिसे अद्भुत वृक्ष या 21वीं सदी का पेड़ कहा जाने लगा? 21वीं सदी का पेड़ किसे कहा जाता है? जल्दी से आप बताओगे। और उसको अमेरिका पेटेंट ने रद्द कर दिया है। आम को, बेल को, नीम को या पपीता को? तो आंसर आएगा नीम को। हम लोग नीम को बहुत मानते हैं, बहुत समझते हैं, क्योंकि नीम में जो होता है ये प्रदूषण को अवशोषित करने की इसमें क्षमता होती है और ये ऑक्सीजन भी भारी मात्रा में देती है। इसलिए इसे 21वीं सदी का पेड़ कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखोगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज के लोग इनमें से कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कृषि समाज के लोग इनमें से कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं? शिल्पकारी, लौहार कार्य या मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य या उपयुक्त में से सभी? तो कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त जो कृषक समाज के लोग होते हैं, माने जो खेती होती करते हैं, वो देखो खेती में काम हमेशा तो रहता नहीं, सीजनल होता है। तो आदमी जो होते हैं वो उनके पास फुर्सत बहुत रहती है। माने खेती तो एक समय में होती है, निश्चित समय में, कि हाँ इतने के बाद अब मान लो आपने धान लगा दिया, सिंचाई कर दी, उसके बाद 10-15 दिन आराम से रेस्ट कर रहे हैं। तो 10-15 दिन आराम से रेस्ट कर रहे हो तो उसके बीच में कुछ काम कर सकते हो। शिल्पकारी हो सकती है, लोहे का कार्य भी हो सकता है, माने लाहौर कार्य सकते हो, मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य भी हो सकता है। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। आंसर क्या होगा भैया? उपयुक्त में से सभी। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा। 17 क्वेश्चन पूरे हुए। 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेवाओं के माध्यम से अपनी जीविका अर्जित करने वाले को
क्या कहते हैं? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत लल्लन टॉप क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर महोदय शशांक सर ने बनाया है ना, बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे तरीके से ये सिलेक्ट भी करते हैं। कई प्रैक्टिस सेट इनके पास रखे हैं, केवल हम जाके टिक कर देते हैं और ये सब काम इन्हीं का होता है ना। तो सेवाओं के माध्यम से अपनी जीविका अर्जित करने वाले को क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? सेवक कहा जाता है। जो सेवा करे वो क्या है? सेवक कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ग्रामीण आर्थिक संरचना, ध्यान देना थोड़ा सा, ग्रामीण आर्थिक संरचना की बात कर रहा है। ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जल्दी बताएंगे, सभी दोस्त बताएंगे, सभी भाई बहन बताएंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं आपका आंसर तुरंत करेक्ट आता है, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि आपके जैसा कोई नहीं है। ग्रामीण आर्थिक संरचना किसके अंतर्गत आएगी? कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगी? कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है। ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध बताया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुल मनसबदारों में, है ना, कुल मनसबदारों में से हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत मुगल बादशाह के शासनकाल में 32 था, जो समस्त मुगल काल का अधिकतम प्रतिशत था। देखो 32% की ये बात कर रहा है, ना कि 49 लोगों की बात कर रहा है ना, हिंदू मनसबदारों की। और जानते हो सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार किसके काल में थे? मुगल काल में। किस शासक के समय थे? तो आप बताओगे औरंगजेब के शासनकाल के समय थे। और औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, पेपर में आता है जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेहतरीन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर किया गया था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। IMP लिख सकते हो इस क्वेश्चन पे। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? भारत में साइमन कमीशन कब आया था? बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे साइमन कमीशन कब आया। तो किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? जॉन साइमन, लॉर्ड इरविन, क्लेमेंट एटली, मिस्टर बाथम। जल्दी से सभी भाई बहन आंसर करेंगे, जल्दी बताओ भाई, आवाज आ रही है? कमेंट में जल्दी से आप आंसर करेंगे, बताओ भाई किसके सुझाव पर? तो लॉर्ड इरविन के, है ना, किसके? लॉर्ड इरविन के। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। कोई भी सदस्य साइमन कमीशन में भारतीय नहीं था, इसी कारण से तो भारतवासियों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। साइमन कमीशन गो बैक, है ना, कहा गया ना। तो इसी कारण से, क्योंकि कोई भी भारतीय सदस्य उसमें शामिल नहीं था। और यह सुझाव किसने दिया था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, 1931 में हुआ था, है ना। उसमें सबको छोड़ा गया था, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उसमें नहीं छोड़ा गया था। तो लॉर्ड इरविन जो था वो भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा था। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु का भार अधिकतम किसमें होता है? वायु में, जल में, हीलियम में या निर्वात में? बताओ भाई, किसी वस्तु का भार अधिकतम किसमें होगा? वायु में, जल में, हीलियम में या निर्वात में? तो आंसर आएगा निर्वात में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? अच्छा, आपको यह पता होना चाहिए, पहली बार, है ना, पहली बार मानव लोहे से कब परिचित हुआ था? कब परिचित हुआ था? बताओ भाई, कब परिचित हुआ था? पहली बार मानव लोहे से कब परिचित हुआ था? तो आपका आंसर आएगा
उत्तर वैदिक काल में। कहां बताएंगे? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में पहली बार लोहे का प्रयोग मानव ने किया था। क्वेश्चन है, धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? आंसर आएगा क्रोमियम। तो आप समझ गए, स्टील बनाने में लोहे के साथ किसका प्रयोग करते हैं? क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बात आप जानते हो कि पृथ्वी में लोहा अधिक है कि एल्यूमिनियम? तो आप सभी लोग जानते हो कि पृथ्वी के अंदर एल्यूमिनियम अधिक है लेकिन लोहा कम है। तो क्वेश्चन बनता है कि लोहे की, एल्यूमिनियम की अपेक्षा लोहा कम होने के बावजूद भी लोहा सस्ता है और एल्यूमिनियम महंगा है, क्यों? तो आप बताएंगे कि इसका शुद्धिकरण करने में, किसका? एल्यूमिनियम का शुद्धिकरण करने में अधिक खर्चा आता है, इस कारण से ऐसा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्काई पार्क, देश का पहला स्काई पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बहुत बढ़िया। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्काई पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आप जानते हो किसी भी राज्य में अगर पर्यटन जाएंगे तो राजस्व बढ़ेगा, है ना? राजस्व की क्या होगी? प्राप्ति होगी। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्काई पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। और हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? तो आप कहोगे हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या भैया? धर्मशाला है। और हिमाचल प्रदेश को फलों की टोकरी कहा जाता है। फलों की टोकरी कहा जाता है। फलों की टोकरी किसे कहते हैं? हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा व्यक्ति या कौन युद्ध की घोषणा करने, माने युद्ध होगा, अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री या सेना प्रमुख? बताओ भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। बहुत बेहतरीन, सभी लोगों का आंसर आया राष्ट्रपति। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं। ठीक है, बहुत बेहतरीन, राष्ट्रपति। अगर हम बात करें तीनों सेना, है ना, तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? तो आप आंसर क्या करते हैं? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ही होता है जो युद्ध की घोषणा अथवा शांति की स्थापना की घोषणा करता है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया। जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया? पेपर में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? आंसर आएगा 16 अगस्त 1946 को। एग्जाम कोच के प्लेटफॉर्म, एग्जाम कोच के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का, सभी दोस्तों का, सभी स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहे हमारे साथ, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये हमारा वादा है। ठीक है, लेकिन आपको बने रहना होगा हमारे साथ। तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया? आंसर आएगा मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग। पूछा जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताओगे 1906 में। 1906 में कहां हुई थी? ढाका में हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? मल्होत्रा समिति, स्वर्ण सिंह समिति, नरसिंघन समिति
भुवन समित। तो सभी का आंसर आया स्वर्ण सिंह समित। बहुत बेहतरीन, सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। क्या आंसर होगा? स्वर्ण सिंह समित। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ किसकी सीमा नहीं मिलती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से सभी दोस्त आंसर करेंगे। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ, है ना, भूटान की राजधानी क्या है? जल्दी बताओ भाई, भूटान की राजधानी क्या है? तो आप बताएंगे थिम्पू है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। भूटान की संसद बहुत पूछता है, भूटान की संसद का क्या नाम है? तो आंसर आता है सांगडू है। क्या है? भूटान की संसद का नाम सांगडू है। भूटान का राष्ट्रीय खेल बता दो भैया, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? जल्दी बताओगे तो भूटान का राष्ट्रीय खेल होता है तीरंदाजी। क्या होता है? तीरंदाजी। ठीक है, भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। इसमें से भूटान के साथ कौन सीमा नहीं बनाता है? आंसर आएगा मेघालय। ठीक है, भूटान के साथ मेघालय सीमा नहीं बनाता है। बहुत बढ़िया। मेघालय भूटान से बनाता कौन है? सिक्किम बनाता, अरुणाचल प्रदेश बनाता, पश्चिम बंगाल बनाता और असम बनाता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया, ये दिवस से क्वेश्चन उठा लिया गया है ना, हमारे कंप्यूटर महोदय ने दिवस से क्वेश्चन उठा लिया। बहुत बढ़िया। गुड गवर्नेंस दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 20 अगस्त को, 14 नवंबर को या 25 दिसंबर को? तो 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? बाल दिवस मनाया जाता है ना, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? 25 दिसंबर। गुड गवर्नेंस डे कब मनाते हैं? तो आप बताएंगे 25 दिसंबर को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर मेढ़ पर पेड़, बहुत बढ़िया, हर मेढ़ पर पेड़, हर मेढ़ पर पेड़ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? हर मेढ़ पर पेड़ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? मान लो ये आपका खेत होता है, इसके चारों तरफ जो पानी को रोकने का काम करता है, जो आपकी सरहद बनाता है, वो खेत की वही तो क्या कहलाती है? मेढ़ कहलाती है। पेपर में पूछा गया है हर मेढ़ पर पेड़ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है? जल्दी से बताएंगे, सभी भाई बहन आंसर करेंगे। हर मेढ़ पर पेड़ की योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? लल्लन टॉप क्वेश्चन है। आंसर होगा 2016 और 17 में। क्या आंसर होगा? 2016 और 17 में हर मेढ़ पर पेड़ योजना शुरू किया गया था। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोनभद्र के किस ग्राम को प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन सोनभद्र जिले के किस गांव को किया गया था? जल्दी से बताएंगे। सोनभद्र के बारे में आप जानते हो, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। कौन सा? सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला क्या है? तो आप कहते हो सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला क्या है? तो आप कहते हो शामली है। कोई दिक्कत नहीं। ये जो सोनभद्र है ना, ये उत्तर प्रदेश अथवा भारत का, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश अथवा भारत का एकमात्र ऐसा जिला है, एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। 4 राज्यों से सीमा बनाता है। तो जो बच्चे नहीं जानते कि कौन कौन से राज्य से, तो सोनभद्र जो है वो आपके बिहार से सीमा बनाता है, सोनभद्र आपके झारखंड से सीमा बनाता है, सोनभद्र आपके छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है और
आपके एमपी से बनाता है। इस प्रकार से ये भारत और उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इसको नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बेहतरीन। सर जी हट जाइए, बोर्ड दिखना है, बहुत बढ़िया, देखिए आप, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। एक सहारनपुर है, और ये सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है। अगर सहारनपुर की बात करें तो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। वो राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। अब बात सीमा वाली आ गई तो सुन लो। आपसे पूछे उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो उत्तर प्रदेश 8 राज्य और 1 केंद्र शासित राज्य से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश 8 राज्य की अगर बात करें, कौन कौन से राज्य हैं? हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये 8 आपके राज्य हो गए, और 1 केंद्र शासित राज्य है दिल्ली। पेपर में आता है कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के 2 जिले सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के 2 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? एक आपका हो गया गाजियाबाद और दूसरा हो गया गौतम बुद्ध नगर। एक क्वेश्चन और बनता है कि राजस्थान उत्तर प्रदेश से कितने जिलों से सीमा बनाता है? 2 जिलों से सीमा बनाता है। कौन कौन से? एक आगरा, एक मथुरा। कोई दिक्कत नहीं। जबकि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा बनाता है, और ये कितने जिलों से सीमा बनाता है? 11 जिलों से सीमा बनाता है। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य को किस आधार पर सामाजिक प्राणी कहा जाता है? अब लो, बहुत सस्ता, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और जल्दबाजी में लोग कहेंगे मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। मनुष्य आवश्यकता मनुष्य को सामाजिक बनाती है। समाज से व्यक्ति का विकास होता है, उपयुक्त समिति। तो बताओ भाई, मनुष्य को किस आधार पर सामाजिक प्राणी कहा जाता है? सभी लोग जानते हो, और ये लाइन भी आपको याद रहती है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और इसे समाज में रहना है हर हाल में, है ना? अच्छे बन के रहो चाहे बुरे बन के रहो, रहना आपको कहीं ना कहीं समाज में टच के ही, माने समाज के टच में ही रहना है। क्योंकि एक आप सामाजिक प्राणी हो। क्या आप वृक्ष पे रह पाओगे? अकेले रह पाओगे गांव छोड़ के? नहीं रह पाओगे, गांव के पास ही रहोगे। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पहला ऑप्शन, मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, ठीक है। आवश्यकता मनुष्य को सामाजिक बना देती, सही है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं जो पूरी होती हैं वो कई हद तक समाज से पूरी होती हैं। अरे भाई सीधी सी बात है, आप शादी करो, बाराती ले जाओगे ना? बाराती बिना शादी कर लोगे? मंदिर में कर लो अलग बात है, परंपरा के अनुसार अगर करोगे तो फिर शादी में बाराती जाएंगे ना, तो बाराती कहां के होंगे? समाज के ही लोग होंगे, आपके घर परिवार के होंगे। तो इसलिए समाज से आवश्यकता हुई कि नहीं? बिल्कुल हुई। दूसरा, समाज से व्यक्ति का विकास होता है, बिल्कुल होता है। आप अच्छे अच्छे लोगों के पास बैठोगे, अच्छा अच्छा ज्ञान मिलेगा, जिससे आप विकसित होंगे, है ना? आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी। मेरी बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लेना एक बार, ठीक है? बहुत बेहतरीन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर टाइम हो रहा है, टाइम कहां हो रहा भाई भी। अगला है ग्रामीण इलाकों में, बहुत बेहतरीन। ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी समस्या निम्नलिखित में से किसकी है जो गांव के विकास के लिए, ध्यान देना, ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी समस्या निम्नलिखित में से किसकी है जो गांव के विकास के लिए अत्यंत महत्व की समझी जाती है? माने अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो गांव को विकासशील बनाती है, विकास में सहायता प्रदान करती है, और वो आज गांव में नहीं है। इस कारण से गांव में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है बिजली की, पानी की, प्राथमिक शिक्षा की, सिंचाई की, गरीबी की। बताओ भाई, तो गरीब लोग तो शहर में भी रहते हैं और गांव में भी रहते हैं। शहर में आपने देखा होगा कुछ झोपड़पट्टी में रहते हैं, बिल्कुल रहते, तो वो गरीब ही रहते, फुटपाथ पे रहते, गरीब हैं। तो इसका जो सबसे अच्छा है, सबसे बड़ी जो समस्या बनी हुई है वो है प्राथमिक शिक्षा का अभाव। ग्रामीण शिक्षा में, ग्रामीण विकास में या ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्राथमिक शिक्षा का अभाव है। इन चारों में आपका जो सबसे अच्छा है, जो आयोग आंसर माना है, वो ये माना है प्राथमिक शिक्षा का अभाव। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में भूजल सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में भूजल सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? जल्दी से सभी भाई बहन आंसर करेंगे।
उत्तर प्रदेश में भू जल सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे। 16 से 22 अप्रैल तक, 16 से 22 जुलाई तक, 16 से 22 मार्च तक, 16 से 22 अक्टूबर तक। तो 16 से 22 से केवल बस महीने चेंज है ना? तो आंसर जो होगा वो होगा 16 से 22 जुलाई तक। क्या बताएंगे भैया? 16 से 22 जुलाई तक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कछुआ वन्य जीव विहार किस जिले में स्थित है? बहुत बढ़िया। आप जानते हो कि कछुआ सबसे लंबी आयु वाला जीव है ना? आयु वाला जीव या प्राणी है, जीव या प्राणी है। इसकी आयु बताई जाती है कि यह 350 वर्ष तक जीवित रह सकता है अधिकतम, है ना? तो सबसे लंबी आयु है। कछुआ वन्य जीव विहार के किस जिले में स्थित है? कछुआ वन्य जीव विहार किस जिले में स्थित है? बताओ भाई, कछुआ वन्य जीव विहार किस जिले में स्थित है? जल्दी बताएंगे। मिर्जापुर में, श्रावस्ती में, वाराणसी में या प्रयागराज में? आंसर क्या आएगा? वाराणसी में आएगा। कोई दिक्कत नहीं। बहुत बेहतरीन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय मशरूम, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना भाई। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब, लल्लन टॉप क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। देखो, सबको मैं इंपॉर्टेंट नहीं बताता हूं, जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट है उस पे हम इंपॉर्टेंट लिखते हैं। भारतीय मशरूम, मशरूम को खुंभ भी बोला जाता है, मशरूम को खुंभ बोला जाता है। भारतीय मशरूम शोध संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय मशरूम शोध संस्थान कहां पर स्थित है? जल्दी बताएंगे। सोलन हिमाचल प्रदेश में, मेरठ उत्तर प्रदेश में, देहरादून उत्तराखंड में, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई। तो मशरूम क्या है? मशरूम आप जानते हो, मशरूम एक कवक है ना? मशरूम में प्रोटीन कितने % पाई जाती है? तो आप कहते हो सर जी 35 से 52% पाई जाती है। ठीक, तो मशरूम शोध संस्थान कहां स्थित है? आंसर आएगा सोलन हिमाचल प्रदेश। मशरूम शोध संस्थान कहां स्थित है? सोलन हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? माने हिंदू देवी माता लक्ष्मी जी का अंकन मिलता है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी जी का अंकन मिलता है? बलबन के सिक्कों पर, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर, अकबर के सिक्कों पर या इनमें से कोई नहीं? तो आप बताएंगे मोहम्मद गौरी के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर माता लक्ष्मी का अंकन आपको देखने को मिलता है। बहुत बेहतरीन। और आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेरी नीत जब से मैं भारत आया हूं, ध्यान देना, मेरी नीत जब से मैं भारत आया हूं कांग्रेस को नपुंसक बनाना रही है, यह कथन किसका है? मेरी नीत जब से मैं भारत आया हूं कांग्रेस को नपुंसक बनाना रही है, यह कथन किसका है? लॉर्ड रिपन का, लॉर्ड मेयो का, लॉर्ड कर्जन का या लॉर्ड वेलेजली का? जल्दी से आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे सर जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया भैया, है ना? बस हम ये चाहते हैं कि आपके काम में क्वेश्चन आए, तभी हम मानेंगे कि ये बेहतरीन है। हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन अगर आपकी परीक्षा में फंसते हैं और आप वहां सफल होकर आते हो, तभी हम मानेंगे कि हमारे द्वारा की गई मेहनत सफल रही है। जल्दी से सभी दोस्त आंसर करेंगे। मेरी नीत जब से मैं भारत आया हूं कांग्रेस को नपुंसक बनाना रही है, यह कथन किसका है? तो एक ही व्यक्ति है, लॉर्ड कर्जन। कौन सा नाम है? लॉर्ड कर्जन जी का नाम आता है। इन्होंने ही बंगाल विभाजन किया था 1905 में। कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्त, ये आपके आज के सेशन के लल्लन टॉप क्वेश्चन थे। एक से एक क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स तक के आपको देखने को मिले हैं। साइंस के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो बेहतरीन क्वेश्चन थे। इस सेशन को आप लोग आगे बढ़ाएं और अधिक से अधिक मित्रों को अपने एग्जाम कोच के चैनल से जोड़े, है ना? तो सबसे पहली बात, अगर पढ़े हैं, अच्छा लगा है तो आप जरूर लाइक एंड शेयर करेंगे। जब लाइक एंड शेयर करेंगे तो दूसरे के पास पहुंचेगा, दूसरे लोग देखेंगे कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सर जी पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो शेयर और लाइक वो भी करेंगे। इस तरीके से आपका एग्जाम कोच परिवार बड़ा होता
चला जाएगा। ठीक है, अभी तो हमारा एग्जाम कोच परिवार बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आप लोगों के सहयोग से ये एग्जाम कोच अपना परिवार जरूर एक दिन बड़ा करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन 9:30 बजे। जय हिंद साथियों।